चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है, हम बात शुरुआत करेंगे ऑस्टियोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो एनाटॉमी है वो किसे कहते हैं। ठीक है, एनाटॉमी किसे कहेंगे। देखिए इसको सबसे पहले, बेसिकली जो एनाटॉमी है दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक हो गया एना और दूसरा हो गया टॉमी। ठीक है, एना का अर्थ होता है शरीर और टॉमी का अर्थ हो गया काटना। तो इसका सीधा सा शाब्दिक अर्थ क्या हुआ कि शरीर को काटना। तो काट करके हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें शरीर को काट कर उसका अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया, अब अध्ययन किसका करेंगे, विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का। ठीक है, तो उसके आधार पर हम विभिन्न प्रकार की एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे। अब देखो, जो एनाटॉमी है ये तो बात हो गई कि शरीर को काट करके हम विभिन्न संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब एनाटॉमी के प्रकार की बात करें हम, तो सबसे पहले एक टर्म आती है ग्रॉस एनाटॉमी। तो ग्रॉस एनाटॉमी किसे कहते हैं हम, देखिए, तो सबसे पहली टर्म है ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस का मतलब होता है मोटा मोटा। ठीक है, तो इसमें हम किसे कहेंगे ग्रॉस एनाटॉमी, इसमें नंगी आंखों से, नंगी आंखों से, यानी जैसा हम देख पाते हैं बिना किसी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से या बिना किसी यंत्र की सहायता से, या ये कहें कि जो सामान्यतः जो चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ग्रेस एनाटॉमी किसे कह रहे हैं हम, नंगी आंखों से शरीर की विभिन्न संरचनाओं का अध्ययन। विभिन्न संरचनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, ग्रॉस एनाटॉमी कहलाता है। ठीक है, दूसरा है सिस्टेमिक एनाटॉमी। इसमें क्या करते हैं, सिस्टेमिक एनाटॉमी किसे कहेंगे, विज्ञान की वह शाखा, या ये कहेंगे एनाटॉमी की वह शाखा जिसमें शरीर के किसी तंत्र विशेष का, तंत्र विशेष से मतलब है कोई भी सिस्टम हो गया, जैसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, उत्सर्जन तंत्र की बात करें, चाहे हम जनन तंत्र की बात करें, चाहे हम पाचन तंत्र की बात करें, तो तंत्र विशेष की विभिन्न संरचनाओं का, विभिन्न संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये हो गया क्या, सिस्टेमिक एनाटॉमी, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी तंत्र विशेष की विभिन्न संरचनाओं का क्या कर रहे हैं, हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं। अगला है टॉपोग्राफिक एनाटॉमी, या इसको बोल देते हैं सरफेस एनाटॉमी। क्या बोल देते हैं इसी को, सरफेस एनाटॉमी। ये क्या होती है, यानी हम क्या करते हैं
इस शरीर की किसी सतह विशेष को, ठीक है, मान लो कि ये वाला भाग हो गया शरीर का, ठीक, तो इस भाग का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो इस भाग में उपस्थित सभी संरचनाओं का, जितनी भी स्ट्रक्चर हैं, संरचनाएं हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। तो सरफेस एनाटॉमी या टोपोग्राफिक एनाटॉमी क्या है, किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित सभी संरचनाओं का, सभी संरचनाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है, सरफेस एनाटॉमी या टोपोग्राफिक एनाटॉमी कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। ये क्या होता है, देखिए, किसी एक्सरे के द्वारा, ठीक है, एमआरआई के द्वारा, अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा शरीर की संरचनाओं का अध्ययन, जो भी आकार हैं, जो भी अंग हैं, उनका अध्ययन क्या कहलाता है, रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी कहलाता है। ठीक है। अगला है कंपैरेटिव एनाटॉमी, यानी तुलनात्मक। कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है, तुलना करना, तुलनात्मक। तो इसमें क्या करते हैं हम, तुलनात्मक एनाटॉमी में अलग अलग प्रजातियों के, अलग अलग प्रजातियों के, यानी कंपैरेटिव में हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं किसकी, अलग अलग प्रजातियों के, अलग अलग प्रजातियों के समान अंगों का, समान अंगों की संरचना का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अंग तो समान है लेकिन प्रजाति क्या हो गई, अलग अलग, और उनका हम क्या कर रहे हैं, तुलनात्मक अध्ययन। यानी जो स्ट्रक्चर समान है तो उसमें कौन सी चीज किस प्रजाति में उपस्थित है, किस में अनुपस्थित है, या फिर कोई स्ट्रक्चर जो है किस में ज्यादा विकसित है और किस में कम विकसित है। तो यह क्या कहलाती है, कंपैरेटिव एनाटॉमी कहलाती है। ठीक है। एक यहीं पर जैसे बात करें हम, जैसे ग्रॉस एनाटॉमी थी, इसी तरह से क्या हो सकती है एक माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। इसमें क्या करते हैं हम, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अंगों का अध्ययन करते हैं, सूक्ष्मदर्शी द्वारा। ठीक है। जब शरीर के विभिन्न अंगों या संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है तो वो क्या कहलाती है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहलाती है। ये तो हो गए टाइप्स ऑफ एनाटॉमी, किसके आधार पर, कि जिस आधार पर हम अंगों का अध्ययन करते हैं उसके बेस पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब कि अलग अलग अंगों के अध्ययन के आधार पर, ठीक है, कौन कौन सी एनाटॉमी की शाखाएं होती है। सबसे पहले ऑस्टियोलॉजी। ये क्या है, ऑस्टियोलॉजी। तो जो ऑस्टियो शब्द है वो किसके लिए यूज किया जाता है, अस्थियों के लिए यूज किया जाता है। ऑस्टियो शब्द किसके लिए यूज किया जाता है, अस्थियों के लिए। ठीक है। तो यहां पर हम किसका अध्ययन करते हैं, इसमें अस्थि और उपास्थि, बोन और कार्टिलेज का अध्ययन किया जाता है। तो ऑस्टियोलॉजी में हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, अस्थि और उपास्थि का अध्ययन करते हैं। आर्थोलॉजी, किसका अध्ययन करते हैं हम, जोड़ों का अध्ययन करते हैं। आर्थोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम, जोड़ों का अध्ययन करते हैं। आर्थोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम, जोड़ों का अध्ययन करते हैं। आर्थोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम, जोड़ों का अध्ययन करते हैं।
जोड़ों का अध्ययन करते हैं। मायोलॉजी, मायो शब्द यानी मांसपेशियां, तो यहां पर हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? मांसपेशियों का। तो मायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मांसपेशियों का अध्ययन, यानी विज्ञान की वह शाखा या एनाटॉमी की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? मायोलॉजी कहलाता है। अगला है स्प्लैंक्नोलॉजी। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? स्प्लैंक्नोलॉजी। तो इस तरह से लिख सकते हैं। स्प्लैंक्नोलॉजी में किसका अध्ययन कर रहे हैं हम? आंतरांगों का। विभिन्न प्रकार के जो आंतरांग हैं, विसरल ऑर्गन्स हैं, उसका अध्ययन हम यहाँ पर करते हैं। एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम? हृदय का, ब्लड वेसल्स का, लिम्फेटिक वेसल्स का। ठीक है, लिम्फ वाहिकाओं का, रक्त वाहिकाओं का और हृदय का अध्ययन किया जाता है। एस्थेसियोलॉजी, एस्थेसियोलॉजी में किया जाता है विभिन्न प्रकार के संवेदांगों का, सेंस ऑर्गन्स का, संवेदांगों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। न्यूरोलॉजी में तंत्र का अध्ययन किया जाता है। यूरोलॉजी में यूरोनरी सिस्टम का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मूत्र तंत्र का। डर्मेटोलॉजी में स्किन का अध्ययन किया जाता है। ट्राइकोलॉजी, ठीक है, किसका अध्ययन किया जाता है? बालों का। और हिस्टोलॉजी में विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। और डेस्मोलॉजी में लिगामेंट्स का अध्ययन किया जाता है। ये क्या हो गई? डेस्मोलॉजी। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार की शाखाएं होती हैं जिनके अंतर्गत अलग अलग तंत्रों का या अंगों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी में अस्थि और उपास्थि का अध्ययन करते हैं हम। आर्थोलॉजी में इसी को हम क्या बोल देते हैं? सिंडेस्मोलॉजी। किसका अध्ययन करते हैं हम? जोड़ों का अध्ययन करते हैं। और मायोलॉजी में मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। स्प्लैंक्नोलॉजी में हम आंतरांगों का, ठीक है, अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। और एंजियोलॉजी में हृदय का, रक्त वाहिनियों का और लिम्फ वाहिकाओं का अध्ययन किया जाता है। एस्थेसियोलॉजी में विभिन्न प्रकार के संवेदांगों का, सेंस ऑर्गन्स का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में तंत्र का अध्ययन किया जाता है। यूरोलॉजी में उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन करते हैं। डर्मेटोलॉजी में स्किन का अध्ययन करते हैं। ट्राइकोलॉजी में हेयर का अध्ययन करते हैं। हिस्टोलॉजी में विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन हम करते हैं। और डेस्मोलॉजी में लिगामेंट्स का अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई विभिन्न प्रकार की और एनाटॉमी का डिवाइडेशन, कि किस ब्रांच के अंदर किस अंग तंत्र का या अंग का अध्ययन हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि जो अस्थि है, ठीक है, अस्थि मिलकर के क्या बनाती है। इससे पहले हम बात अस्थि के बारे में बात कर लेते हैं, कंकाल के बारे में उस बाद में बात करेंगे कि कोई भी जो अस्थि है उसके कौन कौन से भाग होते हैं। देखिए, चलो हम यहाँ पर अलग से आते हैं। ये कोई अस्थि है, ठीक है, इसके ऊपर, इसकी सतह पर चारों ओर बाहर की तरफ क्या पाया जाता है? एक आवरण पाया जाता है। ठीक है, और यह आवरण इन सिरे वाले भागों पर क्या रहता है? अनुपस्थित रहता है। ये अस्थि के चारों ओर क्या हो गया? एक आवरण हो गया, और इसके सिरों पर यह आवरण क्या है? अनुपस्थित है। ठीक है, और
इन सिरे वाले भागों पर एक अलग प्रकार की संरचना यहाँ पर पाई जाती है। तो इनकी बात करें हम, तो जो सिरे वाले भाग हैं, इन पर जो संरचना पाई जा रही है, जो उपस्थित है, उसे हम क्या बोलते हैं? आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये क्या हो गई? आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक। और जो अस्थि के चारों ओर आवरण पाया जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं? पेरीओस्टियम। पेरीओस्टियम। और यह पेरीओस्टियम सिरों वाले भाग पर उपस्थित अनुपस्थित रहता है। कैसे? देखो, दो संरचनाएं हो गई। एक तो हो गया अस्थि के चारों तरफ उपस्थित आवरण, जो सिरों पर अनुपस्थित रहता है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? पेरीओस्टियम कह रहे हैं। और जिस भाग पर, जिन सिरे वालों भाग पर पेरियोस्टियम अनुपस्थित होती है, उस जगह पर एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, जिसे हम बोल रहे हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक। अब देखो, हम जो इस अस्थि के बीचों बीच में, पहले इसके भागों की बात कर लें, कौन कौन से भाग हैं जो इसके सिरों वाले भाग होते हैं। ठीक है, ऊपरी सिरा और निचला सिरा। इन दोनों सिरों को हम क्या बोलते हैं? एपीफाइसिस। एपीफाइसिस इनको कहा जाता है। एपीफाइसिस। ऊपरी सिरे को भी हम एपीफाइसिस बोलेंगे, और नीचे सिरों को भी हम क्या बोलेंगे? एपीफाइसिस कहेंगे। और जो बीच वाला भाग है, ये वाला भाग, ये क्या कहलाता है? डाइफाइसिस। अब यहां पर इन दोनों के बीच में एक विशेष प्रकार की संरचना उपस्थित होती है। यहां पर भी होती है और इस जगह पर भी होती है। ठीक है। इस वाले भाग को हम बोलते हैं, ये दोनों तरफ रहेंगी, मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस। तो ये यहां पर भी रहेगी मेटाफाइसिस, और यहां पर भी मेटाफाइसिस ये उपस्थित रहती है। और इस मेटाफाइसिस को ही हम क्या बोल देते हैं? मेटाफाइजियल प्लेट कह देते हैं। मेटाफाइजियल प्लेट के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है। तो सिरों वाले भाग क्या कहलाते हैं? एपीफाइसिस। और जो बीच में ये साफ्ट वाला भाग है, ठीक है, कौन सा? साफ्ट वाला भाग, यह क्या कहलाता है? ये साफ्ट है। तो साफ्ट वाला भाग क्या कहलाता है? डाइफाइसिस। और सिरे क्या कहलाते हैं इसके? एपीफाइसिस कहलाते हैं। और बीच का जो भाग है, एपीफाइसिस और डाइफाइसिस के बीच में, ठीक है, ये क्या कहलाता है? इसका मेटाफाइसिस कहलाता है। ठीक है। तो ये तीन भाग होते हैं किसी भी लंबी अस्थि के: एपीफाइसिस, मेटाफाइसिस और डाइफाइसिस। इस अस्थि के चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम सिरों पर अनुपस्थित होता है। सिरों पर पेरिओस्टियम के स्थान पर आर्टिकुलर कार्टिलेज पाई जाती है। अब इस अस्थि के बीचों बीच में, यानी साफ्ट वाले भाग में, एक गुहा पाई जाती है। ठीक है। इस गुहा को हम क्या बोलते हैं? मज्जा गुहा। मज्जा गुहा अस्थि के अंदर है, इसलिए इसको बोल दिया जाता है अस्थि मज्जा
गुहा। अब ये जो गुहा है, इस गुहा में अंदर की ओर एक आवरण पाया जाता है। इस अस्थि मज्जा गुहा में क्या पाया जाता है? अंदर की ओर एक आवरण पाया जाता है। इस आवरण को बोलते हैं हम एंडोओस्टियम। क्या कहते हैं? एंडोओस्टियम। और इस मज्जा गुहा के अंदर एक पल्पी ऊतक भरा रहता है। इस पल्पी ऊतक को कहा जाता है, ये क्या है? पल्पी ऊतक। और इस पल्पी ऊतक को कहा जाता है मज्जा या अस्थि मज्जा। ठीक है। तो इस तरह से ये सभी भाग किसके होते हैं? किसी भी अस्थि के भाग होते हैं। अस्थि के बाह्य रूप से हम बात करें तो एपीफाइसिस, मेटाफाइसिस और डाइफाइसिस। ठीक है। और इसका चारों तरफ का आवरण पेरियोस्टियम हो गया। सिरों पर पेरियोस्टियम अनुपस्थित होती है, उस स्थान पर आर्टिकुलर कार्टिलेज पाई जाती है। ठीक है। और अंदर की तरफ एक गुहा पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं मज्जा गुहा। मज्जा गुहा में अंदर की ओर एक आवरण पाया जाता है। जिस तरह से बाहर की तरफ आवरण रहता है उसी तरह से इसके अंदर भी क्या पाया जाता है? एक आवरण पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? एंडोओस्टियम। एंडो मीन्स अंदर, ओस्टियम माने अस्थि के, पेरी माने चारों तरफ, और ओस्टियम माने अस्थि के। तो अस्थि के चारों तरफ का आवरण क्या हो गया? पेरिओस्टियम। और एंडोओस्टियम, अस्थि के अंदर जो गुहा है उसमें चारों तरफ का आवरण क्या कहलाता है? एंडोओस्टियम कहलाता है। इस जो पूरी ये गुहा बनी इसको बोला हमने अस्थि मज्जा गुहा। और अस्थि मज्जा गुहा के अंदर जो पल्पी पदार्थ भरा रहता है, पल्पी का मतलब पिलपिला पदार्थ, यानी जिस तरह से पल्प होता है ना, आम का गूदा होता है, उसको क्या बोलते हैं? हम पल्प बोलते हैं। जो ना तो पूरी तरह से ठोस होता है, यानी इसको ठोस नहीं कह सकते क्योंकि सॉफ्ट है। ठीक है। द्रव नहीं कह सकते क्योंकि वो बहता नहीं है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? पल्पी पदार्थ। तो उसी तरह का पदार्थ यहाँ पर ये भरा हुआ रहता है जिसे हम बोलते हैं मज्जा, अस्थि मज्जा के नाम से इसे जाना जाता है। अब जो ये अस्थि मज्जा है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है लाल अस्थि मज्जा और एक होती है पीत अस्थि मज्जा, येलो बोन मैरो। ठीक है। तो लाल और पीले प्रकार की अस्थि मज्जाएं ये पाई जाती है। ठीक है। अब जो हम मेटाफाइसिस प्लेट की बात कर रहे थे, यह मेटाफाइसिस प्लेट ही किसी भी जीव की अस्थि की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होती है, या ये कहें कि किसी भी जीव की लंबाई की वृद्धि के लिए, ठीक है, या उसकी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो सक्रिय ऑस्टियोसाइट्स कोशिकाएं उपस्थित रहती हैं। ठीक है। तो ये बात हो गई किसके बारे में? मेटाफाइसिस प्लेट के बारे में। अब बात करते हैं, ये तो बात होगी किसके बारे में? अस्थि, किसी भी अस्थि के भागों के बारे में। कैसे इनके बारे में बात करें? पहला हो गया एपीफाइसिस। इसको बोल रहे हैं हम सिरे वाले भागों को एपीफाइसिस बोल रहे हैं। स्पंजी बोन का बना होता है, इसके बारे में बात करेंगे। स्पंजी बोन क्यों बोल रहे हैं? पेरियोस्टियम क्या है? यहाँ पर अनुपस्थित होती है। और एपीफाइसिस वाले भाग में कौन सी बोन मेरो पाई जाती है? लाल अस्थि मज्जा पाई जाती है। ठीक है। जबकि डाइफाइसिस वाले में कौन सी पाई जाती है? पीत अस्थि मज्जा पाई जाती है। इसको क्या बोल देंगे हम? लाल अस्थि मज्जा। और जबकि डाइफाइसिस वाले भाग में कौन सी होती है? पीत अस्थि मज्जा पाई जाती है। ठीक। और जो डाइफाइसिस वाला भाग है वो कौन सा है? मध्य वाला भाग, साफ्ट वाला भाग, कॉम्पैक्ट बोन का बना होता है। ठीक है। पेरियोस्टियम क्या रहती है? यहाँ पर उपस्थित रहती है। और पीत अस्थि मज्जा यहाँ पर पाई जाती है। अगला है मेटाफाइसिस वाला भाग। एपीफाइसिस और डाइफाइसिस के बीच प्लेटनुमा भाग है, जो किसके लिए जिम्मेदार है? किसी भी अस्थि की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर कि यहाँ पर क्या पाई जाती है? सक्रिय ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई
जाती हैं। ये क्या होती हैं, इनके बारे में अभी बात करते हैं। देखिए, ठीक। अब देखो, तो यहां पर क्या चीज हो गई, अस्थि की वृद्धि के लिए जिम्मेदार, क्योंकि सक्रिय ऑस्टियोब्लास्ट उपस्थित। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज के बारे में और बात करते हैं। अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं, अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, ऑस्टियोसाइट कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, ऑस्टियोसाइट। अब ऑस्टियोसाइट का निर्माण करने वाली कोशिकाएं, ऑस्टियोसाइट का निर्माण करने वाली कोशिकाएं, ये क्या कहलाती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट कहलाती है। ठीक है। अब अगला है कि ऑस्टियोसाइट ने किसका निर्माण किया, अस्थि का निर्माण किया। ठीक है, जब ये ऑस्टियोसाइट पुरानी हो जाती हैं तो नष्ट हो जाती हैं और नई ऑस्टियोसाइट बनती हैं। तो नई ऑस्टियोसाइट जिनके द्वारा बनती हैं, कौन सी कोशिकाएं बनाती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट नई ऑस्टियोसाइट का निर्माण करती हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो पुरानी ऑस्टियोसाइट हैं, ठीक है, वो नष्ट होती हैं। तो उनको फैगोसाइटिक प्रक्रिया के द्वारा नष्ट करने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, ऑस्टियोसाइट को नष्ट करने वाली कोशिकाएं, ऑस्टियोसाइट को नष्ट करने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है। अब देखो, ये क्या हो गई, ऑस्टियोसाइट हो गई। ऑस्टियोसाइट को नष्ट करने वाली क्या कहला रही हैं, ऑस्टियोक्लास्ट। फिर ऑस्टियोसाइट का निर्माण करने वाली कोशिकाएं, ऑस्टियोब्लास्ट। और ये किसका निर्माण करती हैं, अस्थि का निर्माण करती है। क्लियर। तो ऑस्टियोसाइट किसका निर्माण करती हैं, अस्थि का निर्माण करती हैं। अब यहां पर बात आती है कि शरीर का कठोरतम ऊतक, तो वो क्या होता है, अस्थियां होती है। ठीक है, अस्थि क्या है, कठोरतम ऊतक है। और शरीर का कोमलतम ऊतक, तो संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक, या ये कहें रक्त।
क्या है, सबसे कोमलतम ऊतक होता है। और नेक्स्ट है शरीर का कठोरतम पदार्थ। तो उसमें क्या आ जाता है, इनेमल। और ये कहां पर उपस्थित होता है, दांतों में, दांतों का आवरण का निर्माण ये करता है। ठीक है। तो देखो हम बात कर रहे थे कि जो मेटाफाइसिस प्लेट थी उसमें क्या चीज पाई जा रही थी, ऑस्टियोब्लास्ट वहां पर उपस्थित थी। ठीक है। कहां पर थी ये, मेटाफाइसिस प्लेट में, जो किसका निर्माण करती हैं, नई ऑस्टियोसाइट का निर्माण करती हैं, और जो अस्थि की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है। इसके बारे में हमने बात की थी। अब देखो, इनके बारे में हमने बात कर ली। एपियोस्टियम क्या है, जिसको हम पेरियोस्टियम बोल रहे थे। एपियोस्टियम को ही हम क्या बोलते हैं, पेरिओस्टियम। शरीर का बाह्यतम, सॉरी, अस्थि का बाह्यतम आवरण क्या कहलाता है, एपियोस्टियम कहलाता है। और मज्जा गुहा का आवरण क्या कहला रहा है, एंडोस्टियम कहला रहा है। आर्टिकुलर कार्टिलेज, सिरों पर पाई जाने वाली कार्टिलेज क्या कहलाती है, आर्टिकुलर कार्टिलेज कहलाती है। और बोन मैरो कैविटी क्या कहला रही है, जो अस्थि मज्जा गुहा जिसे हम कह रहे हैं, अस्थि के अंदर जो गुहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, बोन मैरो कैविटी कहते हैं। और बोन मैरो क्या है, पल्पी ऊतक। पल्पी ऊतक या पदार्थ जो है वो क्या कहला रहा है, बोन मैरो कहलाता है। ये कितने प्रकार का है, दो प्रकार का, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। जो प्रोक्सिमल सिरे होते हैं, यानी एपीफाइसिस वाले भाग होते हैं, वहां पर तो रेड बोन मैरो पाया जाता है। और जो डाइफाइसिस वाला भाग होता है वहां पर येलो बोन मैरो पाया जाता है। तो इस तरह से लिख सकते हैं, एपीफाइसिस में, और ये डायफाइसिस। अभी हमने यहाँ पर एक बात और की थी कि स्पंजी बोन और कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है। देखो स्पंजी बोन से क्या मतलब है, कि जो अस्थि के सिरे वाले भाग होते हैं जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, एपीफाइसिस। तो इन सिरों पर जो बोनी टिश्यू है, ठीक है, अस्थि का जो ऊतक है, वह क्या रहता है, दूर दूर वितरित रहता है, पास पास वितरित नहीं रहता। कैसा रहता है, दूर दूर। तो जिसकी वजह से देखने पर यहाँ पर जो बोनी टिश्यू है दूर दूर, इसकी कोशिकाएं दूर दूर वितरित रहती हैं। तो ऐसा लगता है कि जो बोनी कोशिकाएं हैं उनके अंदर रंध्र उपस्थित हैं। जिस तरह से स्पंज के अंदर वायु कोष पाए जाते हैं, रिक्त स्थान पाया जाता है, तो सूक्ष्मदर्शी में देखने पर यहां भी ऐसा लगता है, जब इसकी हम काट को देखते हैं एपीफाइसिस वाले भाग की, तो को बीच में रंध्र उपस्थित हैं, वायु कोष उपस्थित हैं। इसलिए इस भाग को हम क्या बोल देते हैं, स्पंजी बोन। स्पंजी बोन का मतलब ये नहीं है कि ये कोमल है, ठीक है, पिचक जाएगी स्पंज की तरह, ऐसा नहीं है। वो तो इसकी जो सूक्ष्मदर्शी में जब इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो वहां पर जो बोनी ऊतक है, ठीक है, अस्थीय ऊतक है, उसका वितरण दूर दूर रहता है। और जो स्ट्रक्चर है वो ऐसी महसूस होती है कि जैसे स्पंज की तरह यहाँ पर क्या है, वायु कोष उपस्थित है। ठीक है। और बाकी जो डाइफाइसिस वाला भाग है, उसमें जो बोनी ऊतक है वो अत्यधिक पास पास स्थित होते हैं, वहां पर किसी भी प्रकार का अवकाश उपस्थित नहीं होता है। ठीक है। और डाइफाइसिस वाला जो भाग है वह मजबूत होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉम्पैक्ट बोन। और सिरों वाले भाग को हम क्या बोल देते हैं, स्पंजी बोन कह देते हैं। कॉम्पैक्ट बोन कहां पर होती है, अस्थि के मध्य भाग में, डाइफाइसिस वाले भाग में। और ये भाग कैसा होता है, सघन होता है और कठोर पदार्थों का बना होता है। ठीक है। और ये कैसा है, अस्थि के किनारों वाला भाग, यानी किनारों से मतलब है एपीफाइसिस। और अस्थि प्लेटों से बनी कठोर संरचना दिखने में कैसी होती है, यानी अस्थिल प्लेटें, यानी अस्थि ऊतक है लेकिन संरचना दिखने में कैसी होती है, स्पंजी, लेकिन होती कठोर है। ठीक है। एक विशेष प्रकार का तंत्र होता है हैवर्सियन तंत्र। तो ये यहाँ पर जो उपस्थित होता है, कौन से वाले भाग में उपस्थित होता है, कॉम्पैक्ट बोन वाले भाग। या ये कहें
कि डायफाइसिस वाले भाग में, डायफाइसिस भाग में उपस्थित। और दूसरा इसके बारे में इंपॉर्टेंट सिस्टम लक्षण यह है कि यह इन कौन हैवर्सियन तंत्र, यह स्तनधारियों की अस्थियों का विशेष लक्षण है। यानी स्तनधारियों की अस्थियों में हैवर्सियन तंत्र उपस्थित होता है। तो ये हैवर्सियन जो तंत्र है इसमें मुख्य रूप से तीन संरचनाएं मिलकर के इसका निर्माण करती हैं। कौन कौन सी? एक होती है हैवर्सियन नलका, दूसरी हैवर्सियन लेमली, और तीसरी होती है लैक्यूली। ठीक है, तो ये क्या क्या चीज होती है, कैसे होती है? देखो, जो अस्थि है कौन से वाले भाग में उपस्थित होता है? ये इस डायफाइसिस वाले भाग में उपस्थित होता है। इसमें इसकी लंबाई के समानांतर इस तरह से क्या पाई जाती हैं? नलकाएं पाई जाती हैं। इन नलकाओं को हम क्या बोलते हैं? हैवर्सियन नलका कहते हैं। ठीक है, कहां पाई जाती हैं? अस्थि की लंबाई के समानांतर। तो अस्थि की लंबाई के समानांतर जो नलकाएं पाई जाती हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं? हैवर्सियन नलका कहते हैं। तो जिस तरह से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो नलका है बीच वाली, ये क्या है? हैवर्सियन नलका, जो इसकी लंबाई के कैसी है? समानांतर होती है। ठीक है, अब इस नलका के, जो ये वाली नलका है, इस नलका के चारों ओर इस तरह से सकेंद्रीय परतें पाई जाती है। जिस तरह से यहां पर दिखाई दे रही है, देखिए रिंग स्वीप जो संरचनाएं बन रही है, ये क्या है? सकेंद्रीय परतें हैं। सकेंद्रीय परतें हैं मतलब यानी इस वाले भाग को केंद्र मानते हुए, किसको? हैवर्सियन नलका को केंद्र मानते हुए इसके चारों तरफ क्या पाई जाती हैं? परतें पाई जाती हैं। और ये परतें किसकी होती हैं? मैट्रिक्स की, यानी कोशिकीय एक तरह से जो द्रव भाग है इसका, उसकी होती हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स की ये सकेंद्रीय परतें होती। ठीक है, अब जो मैट्रिक्स की सकेंद्रीय परतें हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? हैवर्सियन लेमली। मैट्रिक्स की सकेंद्रीय परतें। और इन परतों के बीच बीच में ये जो देख पा रहे हैं आप, रेड रेड वाले भाग, ये वाले, इनको हम क्या बोलते हैं? लैक्यूनी। क्या बोलते हैं? लैक्यूनी। ये किसके बीच में कहां पाई जाती हैं? लेमली के बीच बीच में, लेमली के बीच में ये उपस्थित होती है। और इनके अंदर ऑस्टियोसाइट उपस्थित होती है। ऑस्टियोसाइट कोशिकाएं उपस्थित होती, और ये क्या करती हैं? अस्थि के निर्माण में मदद करती हैं। यानी जो अस्थि की पुरानी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं उनको रिप्लेस कर देती। तो कुल मिलाकर के जो हैवर्सियन तंत्र है वो कौन से वाले भाग में पाया जाता है? डायफाइसिस वाले भाग में उपस्थित होता है। ठीक है, डायफाइसिस भाग में उपस्थित। ठीक है, तीन भागों से मिलकर बना होता है, हैवर्सियन नलका, हैवर्सियन लेमली और लेक्यूनी। हैवर्सियन नलका कहने बोल रहे हैं? जो अस्थि की लंबाई के समानांतर नलकाएं पाई जाती हैं उन्हें हैवर्सियन नलका बोलते हैं। हैवर्सियन नलका के चारों तरफ सकेंद्रीय परतें जो मैट्रिक्स की होती हैं उन्हें हैवर्सियन लेमली बोलते हैं। इन हैवर्सियन लेमलियों के बीच बीच में छोटे छोटे से संरचनाएं पाई जाती हैं जिनके अंदर ओस्टियोसाइट कोशिकाएं होती हैं, उन्हें बोलते हैं हम लैक्यूनी। ठीक है, अब इन लैक कई बार क्या होता है कि जो लैक्यूनी है उनके चारों ओर ऐसे प्रोसेस निकले रहते हैं। ठीक है, इन प्रोसेस को ही हम क्या बोल देते हैं? कैनाल क्यूलाई कह देते हैं। कैनाल क्यूलाई। तो ये बात हो गई अपनी किसके बारे में? हैवर्सियन तंत्र के बारे में।
ठीक। तो ये अपनी मुख्य रूप से बात होगी किसी भी अस्थि से संबंधित, कि अस्थि के बारे में कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं। ठीक है। और बाह्य रूप से कौन सी संरचना है, आंतरिक रूप से कौन सी संरचना है। ठीक है। अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं ऑस्टियोसाइट, अस्थि को नष्ट करने वाली ऑस्टियोब्लास्ट हो गई, और ऑस्टियोसाइट का निर्माण करने वाली कोशिकाएं ऑस्टियोब्लास्ट होती हैं। सबसे कठोरतम ऊतक जो है अपना अस्थि हो गई। ठीक है। कोमलतम ऊतक रक्त हो गया, संयोजी ऊतक हो गया, और कठोरतम पदार्थ की बात करें तो एनिमल होता है। अब जो ये अस्थियां हैं, इनके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि जो अस्थियां ये कौन कौन से प्रकार की होती हैं। देखो, सबसे पहले हैं लॉन्ग बोन, यानी लंबी अस्थियां। लंबी अस्थियों से मतलब है कि ऐसी अस्थियां जिनमें अस्थि के तीनों भाग एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, ठीक है, और डायफाइसिस उपस्थित हो, तो वो अस्थियां क्या कहलाती हैं? लंबी अस्थियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करें हम यहाँ पर, तो ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, इसके अलावा मेटाकार्पल, फीमर, टिबिया, और मेटाटार्सल। ठीक है। ये किसके अंतर्गत आती हैं? लंबी अस्थियों के अंतर्गत आती हैं। दूसरा है शॉर्ट बोन्स, यानी छोटी अस्थियां, जो आकार में कैसी होती हैं? छोटी होती हैं, जिनमें जो अपने कलाई वाली भाग की जो अस्थियां हैं, ठीक है, या टकने वाले भाग की जो अस्थियां हैं, क्या होती हैं? कार्पल्स एंड टार्सल्स। कार्पल्स एंड टार्सल्स, ये अस्थियां कैसी होती हैं? छोटी अस्थियों के अंतर्गत आती हैं। फ्लैट बोन, यानी चपटी अस्थियां, जिनकी चौड़ाई अधिक होती है, लंबाई कम होती है, या जो मोटाई मोटी होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? चपटी अस्थियां, जिसमें स्कैपुला, हिप बोन, और स्कल की अस्थियां भी कैसी होती हैं? चपटी होती हैं। चपटी भी होती हैं लेकिन इरेगुलर भी होती हैं। इरेगुलर बोन में मुख्य रूप से कौन कौन सी आ जाती हैं? कशेरुक दंड की कोशिकाएं, कशेरुक दंड की कशेरुकाएं, यानी जिनका आकार कोई निश्चित फिक्स नहीं होता, जिसे हम ये नहीं कह सकते कि इसका आकार इस प्रकार की संरचना से मैच करता है। ठीक है। सिस्मोड अस्थियां, शीशम के बीज के समान, शीशम सीड की तरह, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है पटेला, जो गाय में कैसी होती है? त्रिकोणाकार, और घोड़े में चतुष्कोणीय। और कौन से जोड़ में उपस्थित होती है ये? स्टाइफल जोड़ में उपस्थित होती है। ठीक है। इसके अलावा सिस्मोड इसकी तरह पटेला के अलावा प्रोक्सिमल सिस्मोड और डिस्टल सिस्मोड दोनों अग्रपाद और पश्चपाद में उपस्थित होती है। अगला है न्यूमोटिक अस्थियां, न्यूमेटिक, यानी वायवीय अस्थियां। वायवीय अस्थियों से मतलब है कि ऐसी अस्थियां जिनमें गुहा उपस्थित होती है, अंदर से खोखली होती है। ये किसमें पाई जाती हैं? पक्षियों में उपस्थित। ठीक है। खोखली अस्थि, मुर्गे की ह्यूमरस।
मुर्गे की ह्यूमरस इसका एग्जाम्पल होता है। अगला है विसरल बॉडी, ये इंपॉर्टेंट है। आंतरांगीय अस्थियां। आंतरांगीय अस्थियों की बात करें, देखते हैं इसमें आगे हम लिख पा रहे हैं कि नहीं लिखा हमने। ठीक है, लिख नहीं रखा है, यहीं पर बात करते हैं हम इसके बारे में। ठीक, देखिए, विसरल बोन कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले ओस कॉर्डिस। ये किस में पाई जाती है? गाय में पाई जाती है। कहाँ होती हैं? हृदय में होती है। कितनी होती हैं? दो होती है। ठीक है। इसके बाद ओस ऑप्टिकस। ऑप्टिक जो शब्द है किसके लिए जो होता है? आंखों के लिए। जैसे कहते हैं ना कि ऑप्टिकल्स शॉप, यानी चश्मों की दुकान, और चश्मे किससे संबंधित है? आंख से। तो ओस ऑप्टिक इसमें पाई जाती है, मुर्गे में। और कहाँ होती है? आंख में। और आंख कितनी होती हैं? दो। तो टोटल अस्थियां कितनी हो गई इसकी भी? दो। ओस रोस्ट्रेल। ये किस में पाई जाती है? थूथन में। जानवर में कौन सी में होती है? सुअर में। और अंग कौन सा है? थूथन, यानी नाक का ऊपरी भाग। और कितनी होती है? एक। इसी तरह से ऑस्प्रेनिक। ऑस्प्रेनिक किस में पाई जाती है? ऊंट में। और इसके अलावा हिरण में। ठीक है। और कहाँ पर? डायफ्राम में। संख्या एक। और अगला है ऑस्पेनिस। तो इसमें उपस्थित होती है कुत्ते में। कौन से अंग में? लिंग में। और संख्या एक। ठीक है। तो इस तरह से ये होती हैं आंतरांगीय अस्थियां या विसरल बोन्स। ठीक है। लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, सिस्मोड बोन, न्यूमेटिक बोन एंड विसरल बोन। ठीक है। ये इनके अलग अलग शेप एंड साइज के हिसाब से इनके नाम दिए गए। ठीक है। तो इस तरह से अस्थियों से संबंधित संरचनाएं हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। ठीक है। अब हम जो ये अस्थियां हैं, ये सभी अस्थियां मिलकर के क्या बनाती हैं? कंकाल बनाती हैं। तो कंकाल किसे कहेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, इससे पहले एक चीज बात और कर लेते हैं। अस्थि के बारे में हमने बात कर ही ली। ठीक है। दूसरी चीज होती है उपास्थि। उपास्थि क्या होती है? अत्यधिक मजबूत, कौमा लचीली, कौमा असंवहनीय संरचना। असंवहनीय संरचना। उपास्थि, या फिर क्या बोल सकते हैं, कार्टिलेज कहलाती है। कार्टिलेज कहलाती है। तो इसके शब्दों का मतलब देखिए आप। ये कैसी है? अत्यधिक मजबूत है। ठीक है। लेकिन कठोर नहीं है ये। मजबूत तो है, लेकिन अस्थि की तरह कठोर नहीं होती। तो कैसी होती है? लचीली, फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है।
मतलब ये मुड़ सकती है लेकिन टूटेगी नहीं। अत्यधिक मजबूत और लचीली। और असंवहनीय, असंवहनीय का अर्थ हो गया कि ब्लड सप्लाई या रक्त प्रवाह अनुपस्थित होता है। इनके अंदर रक्त प्रवाह क्या रहता है, अनुपस्थित होता है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, असंवहनीय संरचनाएं कहते हैं। तो उपास्थि क्या हो गई, अत्यधिक मजबूत, लचीली और असंवहनीय संरचना क्या कहलाती है, उपास्थि कहलाती है। पहली अस्थि के बारे में हम खूब बात कर चुके हैं, शरीर का सबसे कठोरतम ऊतक है, किस किस तरह से बनी होती है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। दूसरी संरचना हो गई उपास्थि। अब जो ये उपास्थि है, उपास्थि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, सबसे पहले हम बात करें तो हाइलाइन नेचर की, दूसरी इलास्टिक और तीसरी फाइब्रस। हाइलाइन, इलास्टिक और तीसरी हो गई फाइब्रस। इलास्टिक कार्टिलेज, वो हाइलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रस कार्टिलेज। जो हमने बात की थी आर्टिकुलर कार्टिलेज के बारे में, जो जोड़ों पर उपस्थित होती है, वो कौन सी प्रकार की होती है, हाइलाइन नेचर की होती है। हाइलाइन इलास्टिक जो कार्टिलेज है उसका उदाहरण होती है। इलास्टिक कार्टिलेज की बात करें, एपिग्लोटिस और बाह्य कर, एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, जो अपना ये कान वाला जो भाग होता है, ठीक है, तो ये कौन सा है, बाह्य कान। और एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस के बारे में हम बात की थी यहाँ पर जब हम श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र के बारे में बात कर रहे थे कि वहां पर भी ये कार्टिलेज पाई जा रही थी। कंठ के बारे में जो हम बात कर रहे थे, पट्टीनुमा संरचना है, जब हम निगलते हैं तो उस समय यह श्वसन तंत्र को या कंठ को क्या कर लेती है, कवर कर लेती है या ढक लेती है। तो एपिग्लोटिस किसका उदाहरण है, इलास्टिक प्रकार की कार्टिलेज का उदाहरण है। जो हमारा बाह्य कर्णपिन्ना है, यह भी किसका उदाहरण है, इलास्टिक कार्टिलेज का उदाहरण होता है। तीसरा है फाइब्रस प्रकार की कार्टिलेज। तो ये क्या होती हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। आगे हम बात करेंगे इंटरवर्टिब्रल डिस्क, दो कशेरुकाओं के बीच में उपस्थित कार्टिलेज, दो कशेरुकाओं के बीच उपस्थित, ठीक है, तो ये होती हैं फाइब्रस प्रकार की कार्टिलेज। तो पहला भाग हो गया अस्थि, दूसरा उपास्थि, और तीसरा भाग होता है लिगामेंट। लिगामेंट किन्हें कहते हैं, अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली संरचनाएं, अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली संरचनाएं। ठीक है, इसी प्रकार से हम लिगामेंट के साथ साथ पढ़ते हैं एक संरचना टेंडन। टेंडन किसे कहते हैं, ये किसका भाग होते हैं, मांसपेशी के, मांसपेशी का भाग है और मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है। ठीक है, तो हमने बात की अस्थि के बारे में, उपास्थि के बारे में, लिगामेंट के बारे में, टेंडन के बारे में। लेकिन जो ये तीनों संरचनाएं हैं, अस्थि, उपास्थि और लिगामेंट, तीनों संरचनाएं मिलकर के किसका निर्माण करती हैं, कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। तो कंकाल कहते किसे हैं, यह कहलाता है हार्ड फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर। किसे कहते हैं, हार्ड फ्रेमवर्क
स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? कंकाल तंत्र कहलाता है। या क्या बोल सकते हैं इसको? अस्थि, कॉमा उपास्थि, कॉमा लिगामेंट से मिलकर बना कठोर ढांचा क्या कहलाता है? कंकाल तंत्र कहलाता है। ठीक है। अब ये जो कंकाल तंत्र है इसका काम क्या है? कार्य की हम बात करें तो शरीर को निश्चित आकार प्रदान करना, ठीक है, मांसपेशियों को स्थन जोड़ना, यानी मांसपेशियां हड्डियों पर आकर के जुड़ती हैं तो मांसपेशियों को जोड़ता है। ठीक। और किसमें मदद करता है ये? गतिशीलता में मदद करता है, गतिशीलता देना, आंतरांगों को सुरक्षा प्रदान करना, आंतरांगों को सुरक्षा, जैसे हृदय हो गया, लंग्स हो गए, तो वहां पर अपनी रिप्स होती हैं, पसलियां होती हैं, तो वो क्या कर रही हैं? प्रोटेक्ट कर रही हैं लंग को। ठीक है। तो ये इस कंकाल तंत्र के कार्य, मुख्य मुख्य कार्य होते हैं। ठीक है। अब इस कंकाल तंत्र को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, एक अक्षीय कंकाल और दूसरा उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल से मतलब है कि ऐसा कंकाल या जो शरीर के कंकाल के वह भाग जो एक अक्ष में उपस्थित होते हैं। जैसे बात करें, ये एक अक्ष है शरीर की, ठीक है, तो इस अक्ष में यानी एक लंबी सीध में कौन कौन से भाग आ रहे हैं कंकाल के? जैसे अपनी सिर आ रहा है, ठीक है, सिर के बाद पीछे की तरफ कशेरुदंड हो गया, आगे की तरफ ये वाला भाग स्टर्नम हो गया और पसलियां हो गई। तो ये सब किसमें है? एक अक्ष में उपस्थित हैं, तो इसलिए इनको क्या बोल देते हैं? अक्षीय कंकाल। स्कल हो गई, कशेरुदंड हो गया, पसलियां हो गई और स्टर्नम हो गया। तो ये भाग क्या कहलाते हैं? अक्षीय कंकाल के भाग कहलाते हैं। दूसरा है उपांगीय कंकाल। उपांग किन्हें बोलते हैं? यानी शरीर के वह भाग या वह अंग जिनके द्वारा कोई भी जीव गतिशील होता है, गति करता है, क्या कहलाते हैं? उपांग कहलाते हैं। तो जानवरों में उपांग क्या है? किनकी सहायता से चलता है? अग्रपाद और पश्चपाद, अगले पैर और पिछले पैर, उनकी सहायता से चलता है। तो अग्रपाद की अस्थियां आ गई उपांग में और पश्चपाद की अस्थियां आ गई। ठीक है। तो ये क्या हो गए? उपांगीय कंकाल हो गए। ठीक है। अब यहां पर हम बात करें कि जो खोपड़ी है, स्कल है, यहाँ पर मुख्य रूप से दो प्रकार की अस्थियां आती हैं। कौन कौन सी आती हैं यहाँ पर? एक तो होती हैं क्रेनियल बोन, कौन सी हो गई? क्रेनियल। और दूसरी कौन सी हो गई? फेसियल। इसी प्रकार से कशेरुदंड की बात करें तो कशेरुदंड को पांच भागों में बांटा गया है। गर्दन वाला भाग, गर्दन के बाद वक्षीय भाग, वक्षीय भाग के बाद क्या बोलेंगे उसे? लंबर भाग, फिर कटी भाग यानी कमर वाला भाग, और फिर पुच्छीय भाग। तो इनको क्या बोल देते हैं? सर्वाइकल। सर्वाइकल कशेरुकाएं कहाँ आ जाती हैं? यहाँ पर थोरेसिक आ जाती हैं। लंबर वाले में लंबर हो गई, ये पीठ वाला भाग जो है। कटी में सैक्रल भाग हो गया, और ये कॉर्डल भाग। ठीक है। इसी तरह से पसलियां हैं, पसलियां भी दो प्रकार की हैं, सत्य और असत्य, यानी ट्रू और फॉल्स रिप्स। तो ये होता है किसके बारे में? अक्षीय कंकाल के बारे में। अब यहां पर हम बात करें अग्रपाद की अस्थियों की,
तो यहाँ पर कौन कौन सी अस्थियां आएंगी अग्रपाद में? सबसे पहले स्कैपुला, उसके बाद ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, उसके बाद रेडियस अल्ना के बाद क्या आ जाएंगी? कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, और फेलेंजेस। ठीक है। और पश्चपाद में हम बात करें तो हिपबोन, हिपबोन में तीन प्रकार की अस्थियां आती हैं, इलियम, इस्चियम, और प्यूबिस। हिपबोन के बाद फीमर, टिबिया फिबुला, टिबिया फिबुला के बाद छोटी छोटी जो अस्थियां हैं वहां इनको कार्पल्स बोल रहे थे, यहाँ बोलेंगे टार्सल्स, टार्सल्स। और आगे मेटाटार्सल्स, और फिर फेलेंजेस। तो इस तरह से ये अस्थियां होती हैं। ठीक है, अग्रपाद और पश्चपाद की। ठीक। अब देखिए, अब इसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी है अस्थियों से संबंधित। सबसे पहले मीडियन प्लेन, पैरामीडियन प्लेन, फ्रंटल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन, ये चार प्लेन है। कौन से प्लेन को कैसे किस तरह से काटता है? तो मीडियन प्लेन किसे कह रहे हैं? शरीर की वह काट जो शरीर को दो बराबर भागों में बांटती है, दो बराबर भागों में बांटती है, क्या कहलाती है? मीडियन प्लेन कहलाता है। इस तरह से, जैसे ये वाली काट है हमारे शरीर की, इस तरह से बिल्कुल दो बराबर भागों में शरीर करता है, लेफ्ट और राइट। तो शरीर की वह काट जो शरीर को दो बराबर भागों में काटती है, मीडियन प्लेन, या इसी को क्या बोल देते हैं हम? मध्य काट कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य काट। दूसरा है पैरामीडियन या सेजिटल प्लेन। ये क्या होता है? मीडियन काट के समानांतर, ये जो मीडियन काट है, मीडियन काट पे नहीं आएगी ये काट, या तो थोड़ा सा लेफ्ट रहेगी या राइट रहेगी, लेकिन इसके समानांतर रहेगी। ठीक है। तो मीडियन काट के समानांतर हो गई, तो हल्की सी या तो लेफ्ट साइड में रहेगी या राइट साइड में रहेगी। तो जब लेफ्ट और राइट साइड में हट जाएगी थोड़ा सा, तो ये शरीर को दो बराबर भागों में नहीं बांट पाएगी, तो एक भाग को ज्यादा काटेगी और एक भाग को कम काटेगी। तो मध्य काट के समानांतर जो शरीर को दो असमान भागों में बांटती है, तो क्या कहलाती है? पैरामीडियन काट कहलाती है। पहला पॉइंट, मध्य काट के समानांतर। ठीक है। और दूसरा पॉइंट हो गया शरीर को दो असमान भागों में बांटती है। ठीक है। अगला है फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन किसे बोलते हैं? शरीर की वह काट, सीधा इस तरह से लिखते हैं हम, वह काट जो शरीर को डोर्सल
यानी पृष्ठीय, और वेंट्रल यानी अधरीय भाग में बांटती है। किस तरह से? देखो, फ्रंटल प्लेन बोलेंगे इस तरह से, आधा काटा शरीर को इस तरह से। तो ये जो हिस्सा काटा, तो इससे आगे का हिस्सा आगे की तरफ और पिछला हिस्सा पीछे की तरफ, तो चेस्ट वाला हिस्सा और पीठ वाला हिस्सा दो हिस्सों में बांटा। इस प्लेन को ही हम क्या बोलते हैं? शरीर को इस तरह से काटा जाए कि पीठ वाला हिस्सा अलग हो गया और आगे वाला, चेस्ट वाला आगे, ठीक है, आधा काटा जाए। इस तरह की काट क्या कहलाती है? फ्रंटल प्लेन कहलाती है। शरीर की वह काट जो शरीर को पृष्ठ और अधर भाग में बांटती है, तो क्या कहलाती है? फ्रंटल प्लेन कहलाती है। अगला है ट्रांसवर्स प्लेन। तो ये क्या करेगा? शरीर को क्रेनियल व कॉर्डल, क्रेनियल व कॉर्डल भाग में बांटती है। कैसे? इस तरह से। पशु चार भागों पे होता है, ठीक है। मान लो ये इसका हेड हो गया, ये गर्दन, ये पृष्ठ भाग, ये अधर भाग, ठीक है, ये पूंछ, ये इसके पैर हो गए। तो किस तरह से काटा है इसको, जानवर को? इस तरह से। तो ये वाला भाग क्या कहलाएगा? इसका ट्रांसवर्स प्लेन। क्योंकि इसने किस भाग में बांटा है इसको? आगे का ये भाग क्रेनियल भाग हो गया, और ये पीछे वाला भाग क्या हो गया? कॉर्डल भाग, ठीक है। और यदि एक काट इसमें हम इस तरह से लगाते, ये वाला, ठीक है, तो ये किस में बांट रही थी? ऊपर की तरफ पृष्ठ भाग हो गया था, और नीचे की तरफ अधर भाग हो गया था। तो ये प्लेन क्या कहला रहा था यहाँ पर? फ्रंटल प्लेन कहला रहा था, फ्रंटल प्लेन, ठीक है। तो इस तरह से ये प्लेन यहाँ पर होते हैं। अब यहाँ पर दो तरह की सरफेस है, लेटरल और मीडियल। अब किसे बोलते हैं लेटरल और मीडियल? जैसे ये शरीर की मध्य काट हो गई, ठीक है, जो शरीर को दो बराबर के भागों में काटती है, ठीक है। तो अब इस तरह से शरीर हो गया। तो अब कोई भी अंग को हम उसकी लेटरल सरफेस और मीडियल सरफेस किस आधार पर नाम देंगे? मध्य काट के अनुसार। तो जैसे मान लो ये हाथ है, इसका एक आगे का भाग है, एक पीछे का भाग है, एक साइड का भाग है, एक ये अंदर वाला भाग, ठीक है। तो जो अंदर वाला भाग है, ये किसकी ओर है? इस मध्य काट की ओर उपस्थित है। ये क्या है? मध्य काट, मीडियन प्लेन। इसकी ओर ये वाला भाग उपस्थित है, तो इस अंदर वाले भाग को हम क्या बोल देंगे? मीडियन प्लेन बोलेंगे, या मीडियन, सॉरी, मीडियन सरफेस कहेंगे। यानी किसी भी अंग का मध्य काट की ओर का भाग, किसी अंग का मध्य काट की ओर का भाग क्या कहलाता है? मीडियन प्लेन कहलाता है। और ये क्या हो जाएगा? मध्य काट के विपरीत, मध्य काट के विपरीत भाग। और इसी को हम क्या बोल देते हैं? लेटरल प्लेन को ही पार्श्व भाग बोल देते हैं, पार्श्व भाग, ठीक है। इस तरह से मध्य काट की ओर का भाग क्या हो गया? ये वाला, ये तो हो गया मीडियन प्लेन। इसके जस्ट अपोजिट साइड वाला भाग, साइड में जो खड़े होकर के दिखाई देता है, वो कहलाता है लेटरल सरफेस, ठीक है। और आगे वाला क्या कहलाएगा? एंटीरियर सरफेस। पीछे वाला पोस्टीरियर सरफेस। तो इस तरह से ये क्या होती हैं? सरफेस होती हैं किसी भी अंग की। मध्य काट की ओर की सतह कहलाती है मीडियन सरफेस, और मध्य काट के विपरीत वाली सतह क्या कहलाती है? लेटरल सरफेस। इसी तरह से आगे वाला भाग क्या कहलाता है? एंटीरियर सरफेस, और पीछे वाला भाग क्या कहलाता है? पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। क्रेनियल और कॉर्डल मुख्य रूप से एंगल्स के लिए यूज किया जाता है। किसी भी सतह का सिर की ओर का किनारा, ठीक है, सिर की ओर का किनारा, सिर की
ओर का किनारा क्या कहलाता है? क्रेनियल भाग कहलाता है। और पूंछ की ओर का भाग क्या कहलाता है? कॉर्डल भाग कहलाता है। डोर्सल भाग पृष्ठीय सतह है। और वेंट्रल अधर सतह। ठीक है। पाल्मर और प्लांटर अग्रपाद की जमीन खड़ी अवस्था में, इसमें यहां विशेष शब्द आएगा, जानवर की खड़ी अवस्था में अग्रपाद का जमीन को छूने वाला भाग क्या कहलाता है? पाल्मर कहलाता है। इसमें जो हमारी हथेली वाला भाग है, इस तरह से जमीन के संपर्क में आएगा चलते समय। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? पाल्मर कहलाएगा। और पिछले वाला भाग, ठीक है, तो जानवर का खड़ी अवस्था में पिछले पैर का यानी पश्चपाद का जमीन को छूने वाला भाग क्या कहलाता है? प्लांटर कहलाता है। तो जब हम लोग चलते हैं, जमीन पर चलते हैं, तो अपने पैरों से, हम कौन से पैरों से चलते हैं? पश्चपाद हैं अपने। ठीक है, तो जमीन पर छोटे छोटे पेड़ों को हम क्या करते हैं? पादपों को कुचलते हैं, या पादप क्या आते हैं अपने पैरों के संपर्क में आते हैं। तो प्लांटों को नष्ट कौन से पैर कर रहे हैं? हमारे पश्चपाद। अब चलते समय, तो इसलिए पश्चपाद की वह सतह जो चलते समय जमीन के संपर्क में रहती है क्या कहलाती है? प्लांटर कहलाती है। इसके अपोजिट पाल्मर हो गई, यानी अग्रपाद की सतह क्या कहलाएगी? पाल्मर कहलाएगी। तो इस तरह से दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ठीक है, क्योंकि चलते समय कौन से पैरों के संपर्क में रहते हैं प्लांट? हमारे पश्चपाद के संपर्क में रहते हैं। तो प्लांटर किसे बोलेंगे? पश्चपाद की वह सतह जो चलते समय जमीन के संपर्क में रहती है। और पाल्मर जानवर की खड़ी अवस्था में या चलते समय अग्रपाद की वह सतह जो जमीन के संपर्क में रहती है, पाल्मर कहलाती है। ठीक है, अब देखिए, फैसेट किसे बोलते हैं? किसी भी अस्थि की छोटी जुड़ने वाली सतह। ठीक है, जो अस्थि हैं आपस में जुड़ती हैं, उनकी जो छोटी सतह होती है जो जुड़ती हैं आपस में, वो क्या कहलाती हैं? फैसेट कहलाती हैं, जिनको हम बोलते हैं आर्टिकुलर फैसेट। फोबिया किसे बोलते हैं? विशेषकर जो फोबिया है दो जगह पर हम पढ़ते हैं। एक होता है फोबिया कैपेटिस। फोबिया कैपेटिस किसमें होता है? फीमर में पाया जाता है। और एक पढ़ते हैं हम फोबिया डेंटिस। ये किसमें पढ़ते हैं हम? एटलस कशेरुका में। प्रथम ग्रीवा कशेरुका जो होती है उसमें हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक छोटी गर्तनुमा संरचना होती है। इस तरह से मान लो कि ये क्या है? फीमर थी, इसके जो यहाँ पर हेड पर गड्ढा रहता है जिसे हम क्या बोलते हैं? फोबिया कैपेटिस। ठीक है, तो एक छोटी गड्ढे नुमा संरचना मटर के दाने के बराबर की ये छोटी सी गड्ढा होता है। ठीक है, जो लिगामेंट्स, विशेषकर लिगामेंट्स के जुड़ने में मदद करता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? फोबिया। फोरामेन माने अस्थि के आर पार छिद्र, क्या कहलाता है? फोरामन कहलाता है। जैसे हमने कल बात की थी फोसा ओवेलिस, फोरामन ओवेल। ठीक है, फोसा ओवेलिस क्या है और फोरामन ओवेल क्या था? यानी जो सेप्टा था आलिंदों के बीच में, जो आर पार छिद्र था, उसको हम क्या बोल रहे थे? फोरामन। तो फोरामन का मतलब हो गया सीधा सीधा छिद्र। और छिद्र कैसा रहेगा? आर पार। फोसा हल्का सा गड्ढा। ठीक है, तो हल्का सा जो गड्ढा होता है वो क्या कहलाता है? फोसा कहलाता है। और आर पार जो छिद्र होता है वो क्या कहलाता है? फोरामन कहलाता है। तो हम अस्थियों की बात कर रहे हैं, इसलिए अस्थियों के आर पार का छिद्र क्या कहलाता है? फोरामन कहलाता है। और हल्का धसाव या जो गड्ढा है वो क्या कहलाता है? फोसा कहलाता है। यह है कॉन्डाइल। ठीक है, तो कॉन्डाइल क्या होते हैं? बंद मुट्ठी के समान संरचनाएं होती हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि कॉन्डाइल्स, एपीकॉन्डाइल्स, ठीक है, ह्यूमरस में होते हैं दूरस्थ सिरे पर।
तो बंद मुट्ठी के समान संरचनाएं क्या कहलाती हैं? कॉन्डाइल्स। और कॉन्डाइल्स की पार्श्व सतह पे या मीडियल साइड में दोनों तरफ क्या होती हैं? अतिवृद्धियां। तो वो क्या कहलाती हैं? एपिकॉन्डाइल्स। ठीक है, तो कॉन्डाइल की पार्श्व अतिवृद्धियां क्या कहलाती हैं? एपिकॉन्डाइल कहलाती हैं। ट्रोक्लिया पुली के समान संरचना होती है, ठीक है, दरारयुक्त संरचना होती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है? ट्रोक्लिया। जैसे जो पटेला है, जो स्टेफल जॉइंट है, तो ट्रोक्लिया के ऊपर ही क्या करती है? ये गति की है। ट्यूबरकल, ट्यूबरोसिटी और ट्रोकेंटर। ट्यूबरकल बोलते हैं छोटी गोलाकार संरचना को, ठीक है, ट्यूरोसिटी बोलते हैं बड़े गोलाकार जो उभार है, ट्रोकेंटर बोलते हैं बड़ा उभार है, ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि गोल होगा, ठीक है। बड़ा उभार क्या कहलाता है? ट्रोकेंटर कहलाता है। छोटा गोलाकार उभार ट्यूबरकल कहलाता है। और बड़ा गोलाकार उभार ट्यूबरोसिटी कहलाता है। और ट्रोकेंटर बड़ा उभार तो है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये गोल गोल ही, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं कि मेजर ट्रोकेंटर, लेजर ट्रोकेंटर, थर्ड ट्रोकेंटर, ठीक है, जब हम फीमर के बारे में बात करेंगे तो तब वहां पर ये आएंगे। नेक्स्ट है क्रेस्ट। क्रेस्ट क्या है? लंबा और बड़ा उभार, ठीक है, जैसे क्रेस्ट ऑफ ह्यूमरस वहां पर हम पढ़ते हैं ह्यूमरस में। तो क्रेस्ट ऑफ ह्यूमरस जो क्या होता है? ग्रूव का जो किनारा होता है वो उभरा हुआ रहता है, ठीक है। ग्रूव माने क्या होता है? गड्ढा। लंबा गड्ढा क्या कहलाता है? ग्रूव कहलाता है। और जबकि उसका जो किनारा है जो उभरा हुआ है, लंबा बड़ा उभार, क्या कहलाता है? क्रेस्ट कहलाता है। जैसे क्रेस्ट ऑफ ह्यूमरस, ह्यूमरस ह्यूमरस के ऊपर जो मस्क्यूलो स्पाइरल ग्रूव होती है, उसका जो उभार रहता है वो क्या कहलाता है? क्रेस्ट ऑफ ह्यूमरस कहलाता है। लाइन किसे कहते हैं? लंबा और छोटा उभार, हल्का सा उभरी हुई संरचना जो है लाइन के रूप में बनी हुई है, वही क्या कहलाती है? लाइन कहलाती है। क्लेफ्ट, क्लेफ्ट यानी छोटी दरार, ठीक है, वहीं की वहीं एक हल्का सा गड्ढा है, वो क्या कहलाती है? क्लेफ्ट कहलाती है। सलकाई, सलकाई कहलाती है लंबी दरार। मान लो ये बोन है और इस पर एक लंबी दरार पड़ गई इस तरह से, तो वो क्या कहलाती है? सलकाई कहलाएगी। यानी नीचे गड्ढे रूपी लंबी दरार जो है वो क्या कहलाती है? सलकाई कहलाती है। स्पाइन, नुकीला प्रवर्ध, यहां पर कोई इस तरह से नुकीला प्रवर्ध निकला हुआ है, वो क्या कहलाएगा? स्पाइन कहलाता है। साइनस, ये क्या होते हैं? साइनस की हम बात करें, जो अस्थि गुहा है जिसमें द्रव या हवा भरी हो, ये क्या है? श्लेष्मा झिल्ली से घिरी हुई वायवीय संरचनाएं होती हैं। किसी भी अस्थि में श्लेष्मा झिल्ली से घिरी हुई वायवीय संरचनाएं क्या कहलाती हैं? साइनस कहलाती है। और मुख्य रूप से मुर्गे में अनुपस्थित होती है। मुर्गे में क्या रहती हैं? ये साइनस जो है अनुपस्थित होती है, ठीक है। श्लेष्मा झिल्ली से घिरी हुई वायवीय संरचनाएं क्या कहलाती हैं? साइनस कहलाती है, ठीक है। और मुर्गे में ये अनुपस्थित पाई जाती है। लेमिना, किसी भी अस्थि का प्लेट समान संरचना क्या कहलाती है? लेमिना कहलाती है। और जो लेमिना है ये कहां पर उपस्थित होती हैं? कशेरुकाओं में पाई जाती हैं। कशेरुकाओं में इनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। कॉर्नु या हेमेलस, घुमावदार सींग समान संरचनाएं क्या कहलाती हैं? कॉर्नु या हेमेलस कहलाती है। तो जितनी भी हमने ये संरचनाएं पढ़ी हैं, ये कहीं ना कहीं जब हम हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर इनके बारे में चर्चा जरूर करें, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने जो अस्थि है उसके विभिन्न भागों के बारे में, एनाटॉमी की विभिन्न शाखाओं के बारे में चर्चा